हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र तथा उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि श्वसन क्या होता है। पिछले वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि सांस लेने तथा सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग श्वसन कहते हैं, लेकिन इसमें एक तंत्र जुड़ा हुआ है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कई अंगों को जो हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संभव नहीं होती है। इस ऑक्सीकरण की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसके साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारे शरीर या हमारा शरीर चाहे हमारा ब्लड जो होता है गर्म होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है, जिसके वजह से शरीर पूरा जो है ठंडा पड़ जाता है। अब ये जो श्वसन होता है एक अपचयी अभिक्रिया है, जिसे अंग्रेजी में कैटाबोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटाबोलिक कहा जाता है। किसी चीज को तोड़ देना कैटाबोलिक तथा किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। अतः श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं श्वसन अंग के बारे में, यानी कौन सा अंग है जो श्वसन की क्रिया को पूरा करता है। तो जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो उस टाइम हम लोग को ना समझ में आता था। हम लोग को लगता था कि नाक ही जो है एक श्वसन अंग है, क्योंकि नाक के द्वारा ही सांस हम लोग लेते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है सांस नाक को बंद करके मुंह से भी सांस हम ले रहे हैं। तो ये नाक है कि मुंह है, ये श्वसन अंग कौन सा है? तो इसमें से एक्चुअली में दोनों में से कोई नहीं है। दोनों में से कोई नहीं है। नाक और मुंह जो है केवल सांस लेने के रास्ते हैं, न कि श्वसन अंग है। श्वसन अंग एक्चुअली में फेफड़ा होता है, क्योंकि हम लोग फेफड़ा से ही सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ना होता है तो फेफड़े की सहायता से ही छोड़ते हैं। अब आइए सबसे पहले जो है हम लोग अपने से शुरू करते हैं। अब हम लोग जो है स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, यानी वैसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पान कराते हैं या दूध पिलाते हैं उसको स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी में जो है जो श्वसन की क्रिया होती है वह फेफड़े के द्वारा होती है। इस तरह से फेफड़ा जो है श्वसन अंग का काम करता है। लेकिन जितने कीट होते हैं उनमें श्वसन की जो क्रिया होती है श्वास नली के द्वारा होती है। इसे हम लोग ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। ये जो श्वास नली या ट्रेकिया होती है शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका होती है, जो एक तरफ सीधे ऊतक के संपर्क में तथा दूसरी तरफ शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट होता है जलीय जीव। जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली हो गई, मछली के सिर के दोनों तरफ जो है गल्फर लगे होते हैं, जिसे उर्दू में गल्फर कहा जाता है, जबकि हिंदी में क्लोम और अंग्रेजी में उसको गिल्स कहा जाता है। उसके द्वारा वह सांस लेती है। मेढक जो है, मेढक की दो अवस्थाएं होती है। मेढक की दो अवस्थाएं होती है। एक जो है वह स्थल पर आता है। जब स्थल पर आता है तो सांस जो है फेफड़े के द्वारा लेता है। किसके लेता है? फेफड़े के द्वारा लेता है। लेकिन जब वह भूमि के अंदर रहता है, जिसको निष्क्रिय अवस्था कहा जाता है, उस स्थिति में जो है वह सांस त्वचा के द्वारा लेता है। लेकिन एक और अवस्था होती है मेढक की, जब वह छोटा होता है। जैसे आप देखोगे कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मछली पकड़ने के लिए जाते थे और वहां से जब पकड़ के लाते थे छोटे छोटे और पोष देते थे, तो बड़ा होने के बाद वो मेढक बदल जाता था, यानी कि वह जो है बेंग मछली कहलाते थे। यानी छोटी छोटी जो है बेंग थी, जो जिसे हम लोग टेडपोल के नाम से जानते हैं। तो टेडपोल की अवस्था में जो मेढक है वह गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। आइए अब हम लोग समझते हैं श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग क्या होता है? तो सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी बाहरी वातावरण से सांस को ग्रहण करना और फिर शरीर से जो है सांस को छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इसमें दो अवस्थाएं याद रखेंगे, प्रश्वास और एक प्रश्वास एवं
उच्छ्वास, यानी जब बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रश्वास, और जब छोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे उच्छ्वास। और इसी क्रिया को कहते हैं निश्वास, निश्वास और निश्वास। ध्यान रखेंगे यहाँ पे निश्वास और यहाँ दो बिंदु लगा करके निश्वास, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जब सांस हम लोग ग्रहण करते हैं तो कौन सी गैस कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं और फिर कितना छोड़ते हैं। इसको याद करना बहुत ही आसान है। जो बाहरी वातावरण में जो गैसें पाई जाती है जितनी मात्रा में है उतना ही तो ग्रहण करेंगे, और जब छोड़ने की बारी आएगी तो उसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे 4%, और उसके बाद जो है जितना बचेगा सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ देखते हैं एक एक करके कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, और 78% में से जो है 78% छोड़ देते हैं। जितना ग्रहण करते हैं उतना जो है नाइट्रोजन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है 21% होता है, और 21% ग्रहण करते हैं, जिसमें से 4% रख करके और 17% पुनः क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% वायुमंडल में होता है, ग्रहण करते हैं 0.03%, लेकिन छोड़ते समय हम 0.03% न छोड़ करके 4% छोड़ते हैं। आइए हम लोग समझते हैं श्वसन मार्ग को। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु जो है 10 मार्गों से गुजरती है, अतः सभी को जो है हम लोग श्वसन मार्ग के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एक है नसा छिद्र। नसा छिद्र क्या होता है, नाक का जो पहला वाला हिस्सा होता है इसमें, इसे हम लोग नसा छिद्र कहते हैं। इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, कोमल बाल होते हैं, जो वायु के साथ आए हुए जितने भी धूलकण होते हैं उसको फंसा लेते हैं। उसको क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर नसा कपाट होता है। नसा कपाट होता है, यह जो है क्या करता है कि जो नसा छिद्र के द्वारा धूलकण नहीं छन पाते हैं उसको ये चिपका लेता है, और जिसे हम लोग क्या करते हैं कि खखोर करके निकाल देते हैं, जिसे नकटी कहते हैं। अगला आता है ग्रसनी। अगला आता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद होता है स्वर यंत्र। ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र। स्वर यंत्र इसको यहाँ समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र के ठीक बाद, स्वर यंत्र के ठीक नीचे एक नली के समान रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। इसमें उपास्थि उत्तक के अपूर्ण वलय लगे होते हैं जो इस नली को चिपकने से बचाते हैं। अब थोड़ा सा मान लीजिए कि सांस आ रही है, सांस जब खींच रहे हैं तो ये नली जो है कहीं आपस में चिपक जाए तब क्या होगा, इसको चिपकने से बचाने के लिए उसमें उपास्थि उत्तक के अपूर्ण वलय एकदम सेम साइज के लगे होते हैं। फिर ये जब श्वास नली आगे चलती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जब दो शाखाओं में बढ़ती है तो उसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। जब श्वास नली आगे चल करके दो शाखाओं में बढ़ती है तो उसे ब्रोंकाई कहते हैं। और जब ब्रोंकाई कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है या बढ़ जाती है तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो है वायु कोष्ठिका है। क्या है, वायु कोष्ठिका। जब वायु कोष्ठिका में वायु पहुंच जाता है तब जो है ब्लड में चला जाता है, यानी ब्लड उसको लेकर के ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड उसको लेकर के कहाँ चला जाएगा, सेल यानी कोशिका में चला जाएगा। और कोशिका में कहाँ जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये थोड़ा देखते हैं कि नसा छिद्र, नसा कपाट, नसा छिद्र, नसा कपाट, नसा छिद्र, नसा कपाट, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर उसके नीचे श्वास नली। और श्वास नली जब दो भागों में बटेगी यानी दो शाखाओं में बटेगी तो उसे कहेंगे ब्रोंकाई। और जब ब्रोंकाई आगे चल करके कई शाखा में बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है वायु कोष्ठक। अब वायु कोष्ठक से जो वायु होगा और रक्त में जाएगा, और रक्त उसको लेकर के चला जाएगा कहाँ, कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर। कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो नीचे वाली संरचना आप देख रहे हैं, ये वाला जो संरचना है इसे हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, फेफड़े के नीचे गुंबद आकार का या गुंबद आकार की जो संरचना पाई जाती है उसे हम लोग डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, जब वायु को ग्रहण करेंगे यानी प्रश्वास के समय जब सांस को ऐसे खींचते हैं, जैसे देखिएगा
ऐसे सांस को खींच रहे हैं तो इसका आयतन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन कैसे बढ़ रहा है? जब डायफ्राम नीचे नहीं दबेगा तो कैसे बढ़ेगा, और जब छोड़ रहा है तो ये अपने शेप में आ जा रहा है। यानी ये क्या करता है कि जब सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ दब जाता है, नीचे की तरफ क्या होता है? दब जाता है, जिसके कारण इसका आयतन जो है बढ़ जाता है, अब वायु आके इसमें भर जाता है। लेकिन जब सांस छोड़ना होता है तो ये नीचे से प्रेशर देता है, जिसके कारण वायु बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वायु बाहर निकल जाता है। ये डायफ्राम का काम हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गर्भवती महिलाओं में नीचे जो है डायफ्राम जाने का जगह ही नहीं होता है या नीचे नहीं जा सकता है, ऐसे कंडीशन में श्वसन की क्रिया कैसे होती है? कैसे होती है? बहुत सरल भाषा में, ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिब्स है। क्या है? रिब्स है, जिसको हम पसली कहेंगे। क्या कहेंगे? पसली कहेंगे। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, यानी 12 इधर है, 12 इधर है, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। जब गर्भवती महिला सांस लेगी तो ये पसलियां जो है बाहर की ओर खिसकेगा, अब बाहर की ओर खिसकने की वजह से इसके वक्ष गुहा का आकार बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप उसमें आकर के वायु भर जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।